माय रॉकस्टार्स, की हाल है? कैसे चल रही है पढ़ाई? कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? आई होप आप सब बहुत शिद्दत, मेहनत, डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हो। जो जो मैंने गाइडेंस दी है, स्ट्रैटेजीज बताई है, सैम्पल पेपर सॉल्व करने का तरीका बताया है, उन सारी चीजों को यूज करके आप अपना प्रिपरेशन जारी रख रहे हो। आज का जो हमारा लेक्चर है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो एंड द टाइम टेबल, आज आया है एक लेक्चर फॉर कोर्स बी वाले बच्चे। याद रखना, मैंने कहा था कि आज की सुबह कोर्स बी के बच्चों के लिए एक रिकॉर्डेड लेक्चर आएगी जो होने वाली है अबाउट द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द एंटायर लिटरेचर सेक्शन ऑफ कोर्स बी। कोर्स बी मतलब जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड फर्स्ट फ्लाइट, ये वाली बुक फॉलो करते हैं। तो आज शाम क्या होगा? आज शाम होने वाला है कोर्स ए प्लस कोर्स बी का महा ग्रामर मैराथन, जिसमें कोर्स ए के बच्चों के लिए भी, बी के बच्चों के लिए भी ग्रामर कंप्लीट कराई जाएगी। राइटिंग स्किल्स भी दोनों की ही कवर करेंगे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी जो टिप्स ट्रिक्स आपको याद रखनी है, जिसको फॉलो करके आई होप आप ऑलरेडी पेपर सॉल्व कर रहे हो घर पे, वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो आज का अभी वाला ये लेक्चर जो है हमारा कोर्स बी, रिमेंबर कोर्स बी के बच्चों का, वो लेक्चर हम शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। जैसा कि आपको टाइटल दिख रहा है, देयर आर सर्टेन सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स या इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर एंटायर लिटरेचर सेक्शन, जिसपे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान अभी ही लगा लो। ठीक है, बाकी सारी चीजें क्लियर क्लैरिटी के साथ हम मैराथन्स में कवर कर रहे हैं। आपको सेल्फ स्टडी में क्या क्या प्रैक्टिस करनी है उसकी पीडीएफ मिल रही है, सैंपल पेपर तो मिल भी रही है, सारी चीजें हैं। लेकिन किन चीजों पर थोड़ा एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा ध्यान लगाना है, वो सारी चीजों को भी अभी हम कवर कर लेंगे, ताकि अभी से लेके शाम तक के टाइम में इन चीजों को भी आप दिमाग में ध्यान रख के प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले जो मेरे बच्चे सबसे ज्यादा मांगते हैं कि मैम हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप के आंसर राइटिंग आ जाते हैं। लॉन्ग आंसर राइटिंग का जो क्वेश्चन आता है उसमें अलग अलग फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसकी क्लैरिटी दे दो। सबसे पहला, हमारे जो अलग अलग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते हैं उसके क्या क्या फॉर्मेट्स है, उसके क्या क्या कैटेगरीज में इस साल क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको देख लो, उनके फॉर्मेट्स को देख लो, फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उनके क्वेश्चंस में हम आती हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन 4 6 मार्कर बन सकते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 6 मार्कर के जो है, क्या क्या टाइप्स के बन सकते हैं। हिट लिस्ट नंबर 1 पे है डायरी एंट्री। ठीक है, डायरी एंट्री की एक सवाल आ सकती है। उसके अलावा जो और टाइप्स के बन सकते हैं वो है आर्टिकल राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर का जो पैटर्न होता है उस वे में लिखने का, स्पीच या प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट। अब क्या है ना, 6 मार्कर का सवाल है, वो सीधा सीधा आपको किताब से सवाल बहुत कम पूछते हैं, बहुत कम। क्या करते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाने के लिए एक बोल देते हैं कि आप मटिल्डा हो एंड आप अपने दोस्त मैडम फॉरेस्टियर को एक इनफॉर्मल लेटर लिख के बताओ कि पूरा सिनेरियो कैसा रहा, क्या क्या स्ट्रगल किया आपने। ठीक है, तो इस तरीके का, या फिर एक डायरी एंट्री लिखो आप अपने बारे में कि आपका पूरा 10 साल का जो स्ट्रगल था एज मटिल्डा, आपका वो स्ट्रगल कैसा रहा। तो ऐसे फॉर्मेट्स को यूज करके आपको सिंपल चैप्टर का आंसर लिखना होता है। तो फॉर्मेट्स देख लो जल्दी जल्दी। सबसे पहला डायरी एंट्री। क्यों दिखा रही हूं मैं ये चीज सबसे पहले? बिकॉज मैं नहीं चाहती फॉर्मेट की वजह से आपका मार्क्स कट जाए। ठीक है, आंसर तो पता है, फॉर्मेट भूल गए थे मैम तो मार्क्स कट गई, नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो डायरी एंट्री का फॉर्मेट, सबसे पहले ऊपर डेट आ जाएगा, लेफ्ट कॉर्नर टॉप लेफ्ट में डेट आएगा, फिर सैल्यूटेशन आ जाएगा, डियर डायरी कॉमा, फिर आप अपना जो भी आंसर है उस आंसर को लिखो, द एंटायर बॉडी कम्स इन देयर, और लास्ट में आपका जो किरदार दिया गया है, अगर आप मटिल्डा हो, एन फ्रैंक हो, अमांडा हो, जो भी हो, वो नाम लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि आप उस कैरेक्टर के जगह आप डायरी एंट्री कर रहे हो। ठीक है, तो वो नाम आ जाएगा लास्ट में, इट्स लाइक साइनिंग ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा देखा था हमने? आर्टिकल राइटिंग। बहुत आसान है, जो भी सवाल दिया गया है वहीं से एक टाइटल बना देना फॉर योर आंसर। जो भी सवाल पूछा गया है वहीं से एक टाइटल। सपोज फॉर एग्जांपल नेल्सन मंडेला के चैप्टर से कुछ ऐसा आ गया कि एक स्पीच दो अपने असेंबली में अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम, या कैसे मंडेला ने जैसे अपने फ्रीडम के लिए, अपने नेशन के लोगों के फ्रीडम के लिए इतना लड़ाई किया था, है ना। तो उस चीज से इंस्पायर होके आप फ्रीडम के बारे में एक स्पीच दो रेफरिंग टू द चैप्टर ऑफ नेल्सन मंडेला। तो स्पीच का क्या, सॉरी स्पीच बोल रही हूँ, आर्टिकल लिखो। आर्टिकल का फॉर्मेट क्या होगा? सबसे पहले एक टाइटल या हेडिंग दोगे आर्टिकल को। ठीक है,
क्या हेडिंग होना चाहिए, क्या टाइटल होना चाहिए, सवाल से ही उठा के बना सकते हो टाइटल, या तो अगर आपको लग रहा है आपके पास बेहतर एक टाइटल का आइडिया है तो उसको लिखो। बाई लाइन लिखना, सवाल में ही बोल देगा कि आप कौन सा कैरेक्टर बन के आप ये आर्टिकल लिख रहे हो, तो वही कैरेक्टर का नाम लिख देना, ठीक है। अगर कोई नाम या कैरेक्टर मेंशन नहीं है तो रैंडम नाम लिखना, खुद का नाम पेपर पे मत लिखना, ठीक है। एंड नेक्स्ट, इसके बाद ये जस्ट यही फॉर्मेट है, उसके बाद पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पूरा अपना कॉन्टेक्स्ट जो भी आंसर है उसको लिख देना। फॉर्मेट यही है, ठीक है, टाइटल और बायलाइन। अब आते हैं इनफॉर्मल लेटर, बहुत आसान है। जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल आप मटिल्डा हो, आप अपने दोस्त मैडम फॉरेस्टियर को एक इनफॉर्मल लेटर लिख के उसमें पूरा एक्सप्रेस करो कि आपका वो 10 साल का जर्नी कैसा था जिसमें आपने इतना स्ट्रगल किया था जस्ट टू रीपे द लोन्स। तो उसमें आ जाएगा पहले सेंडर्स एड्रेस, एक रैंडम इमेजिनरी एड्रेस बना देना मटिल्डा, फिर एक डेट लिख देना, सैल्यूटेशन आ जाएगा, डियर फ्रेंड, डियर फॉरेस्टियर, कुछ भी हो गया। फिर इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन के हिसाब से जैसे हम लेटर राइटिंग लिखते हैं उसी फॉर्मेट में मटिल्डा बन के अपनी कहानी बताना इनफॉर्मल तरीके से, इन द इनफॉर्मल लेटर का पैटर्न। लास्ट में योर्स लविंग मटिल्डा, खत्म, ठीक है। मैं एग्जाम्पल्स दे दे के आपको समझा रही हूँ ताकि आंसर का पैटर्न भी समझ आए या सवाल का पैटर्न समझ आए और फॉर्मेट क्या होने चाहिए वो भी दिमाग में बैठ जाए। नेक्स्ट क्या है अपना, स्पीच का एक टाइप हो गया। जैसा आर्टिकल है ना वैसा ही क्वेश्चन स्पीच के लिए भी आ सकता है, जस्ट फॉर्मेट बदल जाएगा। स्पीच का क्या फॉर्मेट है, एक टाइटल देना स्पीच को, शुरुआत में एक लाइन होगी उसको लिखनी ही है कि फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर या मैम, टीचर्स एंड फेलो मेट्स, टुडे आई, जो कैरेक्टर बन के आप ये स्पीच लिख रहे हो, ठीक है, टुडे आई स्टैंड बिफोर यू टू स्पीक ऑन द टॉपिक, जो टॉपिक दिया हुआ है सवाल पे वो लिख देना, फिर अपना आंसर लिखना शुरू करना। ये फॉर्मेट है स्पीच का, ठीक है। इसमें टाइटल लिखना है, उसके बाद स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी लाइन यही रखना है, बस नाम अकॉर्डिंग टू जो सवाल में आपका कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का नाम लिख देना, और टॉपिक क्या है, क्वेश्चन में ही दिया है टॉपिक, उसको लिख देना, ठीक है। लास्ट में यू हैव टू रिमेंबर अगेन कि लास्ट में सबको थैंक यू बोलना है, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी माई स्पीच, या लास्ट में सिंपली एक थैंक यू लिख देना, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ स्पीच। लास्ट एक हल्की फुल्की चांसेस है कि प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट बनाओ, इसका कोई अलग से फॉर्मेट नहीं है। ये जैसे आप पैराग्राफ राइटिंग करते हो ना उसी तरीके से एक पैराग्राफ में आपको इसका आंसर लिखना होता है। अगर सवाल में पूछा जा रहा है, कोई सिचुएशन दे दिया, फॉर एग्जांपल बॉल पोम का उठा लो, ठीक है, बॉल पोम को रेफर करके एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बना दिया कि कैसे उसने अपना बॉल खोया, एंड नरेटर या जो पोएट थे वो उस बच्चे को कंसल्ट नहीं करने गए, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल ऐसा है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट an individual realize या understand the responsibilities of life. Prepare a presentation draft about importance of loss and how to move on. तो उसमें क्या करोगे, सिंपल एक पैराग्राफ राइटिंग का जो फॉर्मेट है ना कि एक ही पैराग्राफ में पूरा आंसर लिख दिया वही करोगे, और कोई अलग सा फॉर्मेट प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट का नहीं होता है, ठीक है। चलो अब आते हैं एक छोटे से झलक पे किस चीज की, कौन कौन से चैप्टर्स ऑलमोस्ट हर बार आते हैं एंड किस टाइप के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इन चैप्टर से रिपीट होते हैं। ऑलमोस्ट हर साल किसी ना किसी सेट में आ ही जाएगा, ठीक है। सबसे पहला है नेकलेस का जो चैप्टर है, उसमें से आ जाती है आयरनी ऑफ मटीरियलिज्म। आयरनी ऑफ मटेरियलिज्म को घुमा फिरा के एक सवाल पूछ सकता है, ठीक है, कि जिस चीज के लिए, देखो मटिल्डा के पास ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पैसे नहीं थे, बहुत गरीबी में जी रही थी, नहीं, मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करती थी, तो घर में नौकर चाकर भी थे काम वाम करने के, ठीक है, लेकिन शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट शी हैड, है ना, वो रिचेस लग्जरी के पीछे भागने लगी, और उसी रिच लग्जरी का एक आइटम नेकलेस के वजह से उसको 10 साल का स्ट्रगल झेलना पड़ा, ठीक है। दूसरा मटिल्डा's वैनिटी, मतलब वो दिखावा, मटिल्डा इतना दिखावा करती थी, उसका रिजल्ट क्या हुआ या कैसे दिखावा करती थी, मटिल्डा's वैनिटी से लेके घुमा फिरा के सवाल आ सकता है। नेक्स्ट है डेकेड ऑफ हार्डशिप, जो उसने 10 साल का एक हार्डशिप
स्पेंड किया था ना, तो उसको क्या क्या, उसका लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुआ, उसके पति का लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल, पति को पूरे दिन में 2-3 जॉब्स करने पड़ रहे थे ज़्यादा पैसे कमाने। मटिल्डा के घर की सारी काम वालों को, मेड सर्वेंट्स को सी ऑफ कर दिया गया था। मटिल्डा वॉज कुकिंग, शी वॉज वॉशिंग द यूटेंसिल्स, क्लीनिंग द हाउस, चॉपिंग वेजिटेबल्स, मॉपिंग द घर, एवरीथिंग, हर एक हाउस होल्ड वर्क मटिल्डा घर पे करने लगी थी, जिसके वजह से धीरे धीरे उसका जो अपीयरेंस था, इतना सुंदर दिखती थी वो भी फेड ऑफ होने लगा था। तो वो पूरा स्ट्रगल इसमें आ जाता है। नेक्स्ट, फेक नेकलेस वॉज रियल ट्रेजिडी। फेक नेकलेस रियल ट्रेजिडी, ठीक है। उसे पता ही नहीं था कि ये नकली है, लेकिन उस नकली जेवर के वजह से, जिसके पीछे वो पागल हो गई थी कि हाय इतना बड़ा डायमंड नेकलेस, उस नकली नेकलेस के वजह से उसको एक 10 साल का रियल ट्रैजिक लाइफ स्पेंड करना पड़ा। इसका नरेशन तो पता ही है। एंड लास्टली, थीम को लेके बन सकता है कंटेंटमेंट, कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू बी सैटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव। यू शुड ऑलवेज बी सैटिस्फाइड विथ whatever you have, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या आता है, लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड से कैसे सवाल बार बार आते हैं जब भी आते हैं, तो लेंचोस ब्लाइंड फेथ इन गॉड वर्सेस ह्यूमन गुडनेस, ठीक है। लेंचो का जो अंधविश्वास, ये हमने किया ही है 18th को, है ना। लेंचो का जो ब्लाइंड फेथ है भगवान पर, वर्सेस इंसानियत जिंदा है। पोस्ट मास्टर ने जो इंसानियत दिखाई, जिसको लेंचो ने परवाह ही नहीं किया, जिसका लेंचो ने उसको धिक्कार दिया, उसको उल्टा उन लोगों को ही चोर, क्रिमिनल, क्रुक्स बुला दिया। तो उस चीज को लेके इनसे रिलेटेड चीज आ सकती है, या तो भगवान पे उसकी ब्लाइंड फेथ, ह्यूमैनिटी कैसे अभी भी जिंदा है, हम उस पोस्ट मास्टर के थ्रू कैसे देख पाते हैं, या लेंचोस बिलीव इन गॉड एंड नॉट बिलीविंग इन ह्यूमन या ह्यूमन बींग्स, ठीक है। नेक्स्ट, आयरनी। आयरनी इन द चैप्टर हमने उस दिन डिस्कस की थी कि जिसने उसको पैसे दिए उसी को वो चोर बुला रहा था, चोर समझ रहा था, ठीक है। एंड हाँ, आयरनी, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु एक्चुअली हेल्प्ड हिम, ही कंसिडर्ड देम टू बी क्रुक्स। ये दोनों सवाल टाइप के, इनसे रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं डिराइव होके, इनसे रिलेटेड सवाल ज्यादातर आते हैं। नेक्स्ट, थीफ स्टोरी पे आओ। हरी सिंह का जो ट्रांसफॉर्मेशन था ट्रू ट्रस्ट, मतलब काइंडनेस कैन ट्रांसफॉर्म अ पर्सन, हमने कल ही करा था ना ये चीज। 19th का जो हमारा लेक्चर था शाम में फुटप्रिंट्स वाले चैप्टर में, उसमें करा था कि कैसे काइंडनेस एंड प्यार एंड ट्रस्ट एंड फेथ के साथ साथ आप एक क्रिमिनल को भी अच्छे इंसान बना सकते हो। तो हरी सिंह का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, वो जर्नी। नेक्स्ट, एजुकेशन इज रियल वेल्थ। ये रियलाइजेशन भी हरी सिंह को होता है कि मैं चोरी करूंगा भागूंगा, चोरी करूंगा भागूंगा, ये कितने दिन। लेकिन अगर मैं अनिल के पास रहता हूँ, अगर मैं खुद को एजुकेटेड बना लेता हूँ, अभी मैं 15 साल का हूँ, आई कैन टेक सम टाइम, गेट एजुकेटेड एंड फिर प्रॉपर जॉब करके सेटल लाइफ जी सकता हूँ, है ना। तो एजुकेशन इज अ रियल वेल्थ। चोरी करके जो मिलता है दैट इज नॉट रियल वेल्थ। नेक्स्ट, अनिल्स कंपैशन रिफॉर्म्स अ थीफ, ठीक है, कि कैसे सिमिलर है ये थोड़ा बहुत, बट अलग अलग टाइप के क्वेश्चन एक ही चीज को लेके बन सकते हैं। नेक्स्ट वाले पे आओ, सर्मन एट बनारस। सर्मन एट बनारस में कैसे क्वेश्चंस आए थे, लॉस इज यूनिवर्सल, इस चीज को लेके एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि कैसे लॉस इज यूनिवर्सल, कमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर, या इसको लेके कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल बना दिया। कीसा गौतमी का जो दुख था, ग्रीफ था, और उस दुख से वो बाहर कैसे आई, हाउ डिड शी रियलाइज हर मिस्टेक, हाउ डिड शी रियलाइज व्हाट शी वाज डूइंग इज रॉन्ग, ठीक है, कि कीसा गौतमी पहले किस लिए दुखी थी, उस चीज से वो ओवरकम कैसे करी, हाउ डिड शी रियलाइज हर मिस्टेक, जब गौतम बुद्धा ने उसको वो टास्क दिया था उसके थ्रू शी रियलाइज्ड। एंड लास्टली, एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ। गौतम बुद्धा एक्चुअल में प्रीच क्या करते थे, लोगों को समझाते क्या थे, हु आर द वाइज मैन, हु आर द वाइज मैन, या हु आर द वाइज मैन, या who lead a peaceful life, ठीक है। इन चीजों को हमने प्रिपेयर भी किया है कि हमें पता है गौतम बुद्धा ने कहा है कि जो लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं डेथ को और फिर उस चीज से मूव ऑन कर पाते हैं, दे आर द पीपल हु आर वाइज, दे आर द पीपल हु विल बी एबल टू लीड अ पीसफुल लाइफ। नेक्स्ट हैज 2 stories अबाउट फ्लाइंग। 2 stories जो वो फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन, इन दोनों चैप्टर से क्या क्या ज्यादातर आते हैं,
ओवरकमिंग फियर थ्रू हंगर या नीड, इसके बेसिस पे कि कैसे मम्मी ने बच्चे को इतना तड़पा दिया था भूख से कि वो अपने डर को भूल के भूख की वजह से उसने छलांग लगा दी पहाड़ से, है ना। दैट इज हाउ ही लर्न हाउ टू फ्लाई। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकती है, इंस्टिंक्ट इज बिगर देन रैशनल फियर, ठीक है। इसके आजू बाजू एक सवाल बन सकता है, या फर्स्ट फ्लाइट इज इक्वल टू कमिंग ऑफ एज, मतलब आप पहली उड़ान भर तो रहे हो, बट एज सुन एज यू डू समथिंग, एज सुन एज यू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, इट्स लाइक यू हैव स्टार्टेड ग्रोइंग अप। जैसे बॉल पोम में उसने पहली बार ही रियलाइज किया था कि कैसे चीज़ें खोती है, व्हाट इज लॉस एंड हाउ टू ओवरकम इट। ये चीज़ जब उस बच्चे ने रियलाइज किया था, ही वॉज कमिंग ऑफ एज, उसका चाइल्डहुड इनोसेंस खो रहा था, ही वॉज ग्रोइंग अप। वैसे ही ये सीगल जब पहला अपना फ्लाइट सक्सेसफुली लेता है, एक तो सवाल हमने पता ही है क्या क्या हो सकता है, फिर भी बता देती हूँ कि सीगल ने जब अपना पहला फ्लाइट लिया तो वो कैसे लिया, एंड व्हेन ही टुक द फर्स्ट फ्लाइट इट वाज लाइक ही grew up a little, he became a little more mature, he bigger, ठीक है। उसको इतना हिम्मत आ गया कि वो थोड़ा सा बड़ों वाला काम करने लगा, उड़ना शुरू कर दिया इसने। नेक्स्ट वी हैव मिडनाइट विजिटर, विट ओवर ब्रॉन। विट ओवर ब्रॉन मतलब दिखावटी चीजों से ज्यादा दिमाग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जरूरी नहीं कि अगर मैक्स इतना फिट एकदम आइडियल स्पाई की तरह दिखता है मतलब वही सही अच्छा प्रॉपर स्पाई है, नहीं। ओजिबल हु डिड नॉट लुक लाइक ए स्पाई हैड द ब्रेन ऑफ अ स्पाई, ही वाज द बेटर वन, ठीक है। तो इंटेलिजेंस ओवर हार्डवर्क या इंटेलिजेंस ओवर एनीथिंग एल्स, ठीक है। विट ओवर ब्रॉन। Audible psychology या audible psychological cleverness defeats Max without any weapon। कैसे हम इस पूरे कहानी में देखते हैं कि ऑजिबल बिना कोई तलवार लिए, बिना कोई वायलेंस का मेथड यूज करे और मैक्स से छुटकारा पा लेता है। हाउ डज ही गेट रिड ऑफ मैक्स, ठीक है, कैसे वो मैक्स को बिना कोई वायलेंस का मेथड यूज करे उससे छुटकारा पा लेता है। नेक्स्ट है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाले, ग्रिफिन वाले चैप्टर में, साइंस विदाउट एथिक्स इज डेंजरस। अब देखो साइंस का फील्ड ऐसा है जहां आप बहुत भलाई कर सकते हैं लोगों का, लेकिन एक साइंटिस्ट ही अगर गलत राह पे चले जाए तो वो दुनिया में बहुत तबाही, बहुत क्राइम कर सकते हैं। तो वैसे ही साइंस विदाउट एथिक्स, अगर साइंटिस्ट या जो साइंस के फील्ड में है उनमें प्रॉपर मॉरल्स एंड वैल्यूज नहीं होते हैं, दैट कैन टर्न आउट टू बी वेरी डेंजरस। और वो चैप्टर में हमें दिखता ही है कैसे एक इतना अच्छा साइंटिस्ट एक इतना खराब लॉलेस मैन होता है, एंड हाउ ही ट्रबल्स सो मेनी पीपल, डज सो मेनी क्रिमिनल एक्टिविटीज। नेक्स्ट, ग्रिफिन्स इनविजिबिलिटी इज इक्वल टू पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो इनविजिबल हो चुका था ये चाहता तो आर्म्ड फोर्स को मदद कर सकता था, स्पाई बन के देश की मदद कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने अपने इतने बड़े पावर को बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के लॉलेसली यूज किया, क्रिमिनल वर्ड के हिसाब से वजह से यूज किया। नेक्स्ट, अमांडा। अमांडा से कैसे चैप्टर आ सकती है, ओवर पेरेंटिंग वर्सेस चाइल्ड्स नीड फॉर ऑटोनॉमी, ठीक है ना। प्रॉपर पेरेंटिंग स्किल्स को लेकर सवाल हो सकती है, या सही पेरेंटिंग नहीं हुई तो कैसे एक बच्चे का डेवलपमेंट या बच्चे का माइंड हैम्पर हो सकता है, उन चीज़ों से रिलेटेड सवाल बन सकती है। नेक्स्ट, अमांडास डे ड्रीम्स आर इक्वल टू एस्केप फ्रॉम कॉन्स्टेंट नैगिंग। तो अमांडा इतनी परेशान थी, व्हाट वुड शी डू टू एस्केप द रियलिटी, वो अपने डे ड्रीमिंग जोन में चली जाती थी, ड्रीम्स में चली जाती थी। वो तीन जो सपने देखती थी वो मरमेड, ऑर्फिन, रपंजल, ठीक है। नेक्स्ट, कस्टर्ड द ड्रैगन। इस वाले चैप्टर से आयरनी वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कैसे जो ड्रैगन को कावर्ड बोला जाता था वही रियल हीरो निकला, और बाकी सारे लोग जो खुद को इतने ब्रेव बोलते थे वो फुस हो गए थे, ठीक है। ड्रैगन वाज द ट्रू हीरो। उसके साथ साथ ट्रू ब्रेवरी वर्सेस फॉल्स बोस्टिंग, ठीक है, कि कैसे जो सच में ब्रेव होता है वो दिखाता तभी है जब समय आता है, हर टाइम पे मैं ब्रेव हूँ नहीं करता रहता, ठीक है। जैसे कि जो सच में केपेबल होते हैं वो रियल खेल के टाइम पे ही दिखाते हैं, वो पहले से नहीं बोलते मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ, मेरे से ज्यादा कोई नहीं है, ये हमेशा बोलते नहीं रहते। दे लेट द पीपल रियलाइज, दे लेट द राइट टाइम कम। मॉक वर्सेस हीरोइक टोन, ठीक है। चलो ट्रीज पे आओ, नेक्स्ट वाला चैप्टर। ट्रीज से कैसे सवाल आ सकते हैं, वुमेन ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम डोमेस्टिक कन्फाइनमेंट, ठीक है। जो थीमेटिक क्वेश्चंस हो सकते हैं कि
ट्रीज का जो चैप्टर है उसके थीम के बारे में या उस चैप्टर के मेटाफर के बारे में बताओ, हाउ इज इट अ मेटाफोरिकल चैप्टर। तो उसमें फेमिनिस्ट एस्पेक्ट जो था कि औरतें इन द पेट्रियार्कल सिस्टम दे हैव सफर्ड सो मच, उन सारी चीज़ों को लेके क्वेश्चन बन सकती है, ठीक है। दूसरा, क्वाइट रेवोल्यूशन एंड नेचर्स परसिस्टेंस, कैसे जो नेचर होती है ना वो खुद कुछ ना कुछ करके, जो ये लिटरल मीनिंग का वर्ड भी है ना कि पेड़ पौधे बिलोंग करते हैं इन द नेचर, उनको बाहर हम डिफॉरेस्ट कर देते हैं और घर के अंदर दिखाने के लिए पौधे लगाते हैं। दस एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि नेचर विल स्टार्ट रिवोल्टिंग अगेंस्ट दिस एंड वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में वापस जाएंगे, हमारे साथ फाइट करके हो या हमसे छुप कर हो या जैसे भी। हमने कर लिए है ना ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो से कैसे क्वेश्चन आते हैं जब भी रिपीटेड आते हैं। स्मॉल मोमेंट्स कैन ट्रांसफॉर्म मूड, ठीक है। छोटे छोटे एक्शंस या छोटे छोटे मोमेंट्स भी किसी का भला कर सकता है, कुछ अच्छा कर जा सकता है, उससे रिलेटेड एक सवाल बन सकता है। नेक्स्ट, जो नेगेटिव सिंबल्स है हेमलॉक ट्री क्रो, दे प्रोड्यूस अ पॉजिटिव इफेक्ट, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है कि एनालाइज हाउ नेगेटिविटीज ऑफ लाइफ कैन समटाइम्स टर्न एज द पॉजिटिविटी या टर्न इनटू पॉजिटिव मोमेंट्स, ठीक है। अलग अलग टाइप के बन सकते हैं, मैं नहीं बोल रही यही शब्द यूज होगा, अलग अलग टाइप के बन के आ सकते हैं। मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूं कि इन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन डिराइव होके ज्यादातर आए हैं अभी तक, ठीक है। तो चलो अब आएंगे हम कंपेयर कॉन्ट्रास्ट प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल, जो बहुत ज़्यादा बहुत कॉमनली दिखते हैं, या इस बार भी थोड़ा बहुत हम प्रिपेयर उस चीज़ों को करके जाए तो अच्छा है। इन चीज़ों को एक बार देख लेते जल्दी से, ठीक है। हम ऑलरेडी इन सारे चीज़ों को समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने इसलिए ला के रख रही हूँ सवाल के साथ, आंसर के साथ, ताकि आप इन चीज़ों पर ध्यान रखो एंड उस हिसाब से अपना प्रेपरेशन करो कि क्या क्या आ चुका है, क्या क्या आ सकता है, किस टाइप के सवाल कहाँ से डिराइव हो सकते हैं, ये समझनी जरूरी है, ठीक है। पहला क्या सवाल है, अमांडा और एंग फ्रैंक दोनों ही सेम एज के हैं, लेकिन वन बीइंग अ चैटर बॉक्स एंड द अदर लॉस्ट इन ड्रीम वर्ल्ड। अब एक चैटर बॉक्स है एंड फ्रैंक, दूसरी अपने ड्रीम वर्ल्ड में खोई रहती है अमांडा। तो अगर इन दोनों बच्चों की, जो ऑलमोस्ट सेम एज के, इन दोनों बच्चों की अगर कॉन्वर्सेशन होती है तो कैसी कॉन्वर्सेशन होगी, ठीक है, वो देख लो। डायलॉग एंड डायलॉग राइटिंग वाला ये है, तो डायलॉग का फॉर्मेट बहुत सिंपल है, यू हैव टू स्टार्ट विथ हाई हेलो ग्रीटिंग, एंड विथ हाई हेलो ग्रीटिंग, और बीच में कॉन्वर्सेशन के सेट्स बनने होते हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्वर्सेशन सेट्स, ठीक है, कि दोनों कैरेक्टर्स एक बार करके बात करें, दैट इज अ सेट। क्या हो रहा है, हाई अमांडा, हाउ हैव यू बिन। तो अमांडा कहती है, हाई एन, आफ्टर सो लॉन्ग माई लाइफ एज यूजुअल, पेट्रोलिंग पेरेंट्स, व्हाट अबाउट यू। तो अमांडा का क्या कहना है, अगर उसको कोई पूछे लाइफ कैसा है तो वही है, मम्मी पापा चिल्लाते रहते हैं, पेट्रोलिंग पेरेंट्स। तो एन कहती है, यू शुड स्टॉप फैंटेसाइजिंग एंड स्पीक अप टू योर इमोशंस, आई एम फाइन, वी आर स्टिल इन हाइडिंग। तो यहाँ पे एन फ्रैंक अपना कंडीशन बताती है कि हम अभी भी छुप के ही रह रहे हैं, अभी भी हमारी हालत उस वे में बेहतर नहीं हुई है, नाजी से हम अभी भी छुप ही रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे ये कहना है कि भाई तुम कितने दिन चुप रहोगे, अपने पेरेंट्स को समझाओ, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है मम्मी पापा, समझो, आई नीड सम पीस एंड इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। तो अमांडा कहती है कि पुअर थिंग, बेचारी अभी भी छुपी हुई हो, वाई डोंट यू ऑल फाइट फॉर योर फ्रीडम, वन शुड हैव द राइट टू लिव देयर ओन लाइफ देयर ओन वे। तो अमांडा, जिसको अपने हिसाब से लाइफ जीने का मौका ही नहीं मिलता, वो एन फ्रैंक को लाइक सजेशन देती है कि तुम लोग सारे जूस मिलके अपने लिए लड़ाई क्यों नहीं करते, अपने फ्रीडम के लिए लड़ाई क्यों नहीं करते। हर किसी के पास फ्रीडम से जीने का हक होना चाहिए ना, अपने हिसाब से जीने का हक होना चाहिए ना। तो एन says the girl who can't speak up, you should really start doing what makes you happy and express yourself to your parents। कि एन भी वही बोलती है, कौन ये सजेशन दे रहा है जो खुद के इंडिपेंडेंस के लिए या खुद के फ्रीडम के लिए अपने मम्मी पापा के सामने बात तक नहीं कर पाती है ना। तो डू समथिंग, तुम भी अपने पेरेंट्स के सामने बोलो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो। Amanda says, yes, I'll try, but I'm really concerned for you. You don't even have a friend to look up to. Create your own space and find someone who's a worthy friend. हमें पता है चैप्टर्स के क्या क्या एलिमेंट्स है, दोनों के कैरेक्टर स्केचेस क्या है। एन फ्रैंक का क्या है, वो लोग हाइडिंग में है,
वो छोटी इसके सिमिलर एज की लड़की है ना। इनका एन फ्रैंक डज नॉट हैव अ फ्रेंड सो शी कन्फाइड्स इन अ डायरी। ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। सिमिलरली अमांडा क्या है, उसके घर में पेट्रोलिंग पेरेंट्स है, नैग करते रहते हैं। अमांडा अपने ड्रीम वर्ल्ड में खो रहती है टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। ये सारी चीज़ें भी हमें पता है। उनको यूज करके एक कॉन्वर्सेशन बनाया है, दैट्स इट। ठीक है, अगले सवाल को देखो। Freedom is important for every living being. Comment with reference to Nelson Mandela, Tiger in the Zoo, Amanda. ठीक है, ये 3 चैप्टर्स का एक साथ दिया हुआ है, 2 चैप्टर्स का भी पूछ सकते हैं, घुमा के पूछ सकते हैं। सवाल बहरूपिया होता है, याद रखना। ठीक है, मुद्दा मेन होता है, घुमा घुमा के पूछ देते हैं। तो फ्रीडम इज क्रूशल फॉर एवरी लिविंग बीइंग। तो सबसे पहला एक इंट्रोडक्शन दे देना कि फ्रीडम इज फंडामेंटल, यहाँ पे क्रूशल है। दूसरा वर्ड यूज कर लो फंडामेंटल या वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट फॉर दैट एवरी लिविंग बीइंग डिजर्व्स। इन द चैप्टर्स Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, Mandela's struggle for freedom against the apartheid in South Africa is highlighted. He empathizes that freedom is not just the absence of physical constraints but also the ability to live with dignity and self-respect. तो पहले नेल्सन मंडेला का कह देते हैं कि इस चैप्टर में हम देखते हैं कि कैसे मंडेला ने अपने और अपने लोगों के फ्रीडम के लिए वो फाइट करते हैं अगेंस्ट द एपाथेट सिस्टम, अगेंस्ट द वाइट स्किन रूलर्स। ठीक है, वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंस या फ्रीडम का सिंपली ये मतलब नहीं होता कि हम फिजिकली कहीं घूम सके, बट सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सके, डिग्निटी के साथ लाइफ जी सके, बेसिक राइट्स ऑफ लिविंग हमें मिल सके, दैट इज रियल फ्रीडम। Whereas अगर हम नेक्स्ट चैप्टर देखें, पोम टाइगर इन द जू, यहाँ पे टाइगर इज द सिंबल ऑफ लॉस ऑफ फ्रीडम एंड द पेन ऑफ कैप्टिविटी। ठीक है, टाइगर भी कैद है, उसको भी फ्रीडम नहीं मिल रही है। द टाइगर इज कन्फाइंड टू द केज, डिप्राइव्ड ऑफ इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड फ्रीडम, लीडिंग टू अ लाइफ ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड हेल्पलेसनेस। तीसरा जो चैप्टर है अमांडा, इसमें भी ये कैरेक्टर फ्री नहीं है, अपने पेरेंट्स के पेट्रोलिंग एंड नैगिंगनेस के अंदर कैद है। तो इसको फ्रीडम जब जब चाहिए होता है वो इमेजिनरी वर्ल्ड में खो जाती है। ठीक है, शी लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम एंड कॉन्स्टेंट नैगिंग रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय हर पेरेंट्स। शी ड्रीम्स ऑफ एन आइडल वर्ल्ड वेयर शी कैन लिव फ्रीली एंड बी हरसेल्फ विदाउट एनी कंस्ट्रेंट्स। यहीं पे मैं आपको एक टिप और देना चाहूंगी, जब भी कोई लॉन्ग आंसर हो, मतलब 3, 4, 5, 6 मार्कर के क्वेश्चंस हो, आप एक इंट्रोडक्शन होगा तो दिखने में अच्छा लगेगा, है ना। तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि इन द चैप्टर, फिर चैप्टर का नेम देना, फॉर एग्जाम्पल नेल्सन मंडेला, टाइगर इन द जू, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो भी चैप्टर है, इन द चैप्टर दिस रिटन बाय यहाँ पे ऑथर का नाम, वी सी दैट। ये लाइन से शुरू कर दो और फिर सवाल से रेलिवेंट आंसर लिखने लगो। आप शुरुआत इस लाइन से कर दो। ठीक है, आपको अगर इंट्रोडक्शन नहीं समझा, अगर कुछ बहुत इंट्रो दिमाग में अच्छा सा आ रहा है, वेल एंड गुड, कोट आ रहा है बहुत सुंदर सा, कुछ अच्छा लाइन प्रिपेयर किए हो, वेरी गुड। नहीं आ रहा है, स्टार्ट विद दिस। पता है इससे क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा एकेडमिक इंप्रेशन आ जाता है लोगों को, एग्जामिनर को, आपके पेपर को देख के। तो इस इंट्रो से स्टार्ट कर दो कि आपको चैप्टर का नाम पता है कि किस चैप्टर से क्वेश्चन है, आपको ऑथर का नाम पता है कि ये किसने लिखा है, और उससे रेलिवेंट करके आप चैप्टर से मिला के आप आंसर लिख रहे हो। ठीक है, आप जो हमेशा बोलते हो इंट्रो क्या करें, इंट्रो क्या करें, इसको इंट्रो कर दो। ठीक है, चलो। रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड एनिमल्स इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप। कमेंट विथ रेफरेंस टू चैप्टर मिचबिल द ओटर एंड टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये दोनों चैप्टर में हम देखते हैं कि जो रिश्ता होता है इंसानों और जानवरों में, दैट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप। कैसे मिचबिल द ओटर में जो मैक्सवेल है उसको मिचबिल से बहुत प्यार है, दे आर रियली बॉन्डेड वेल। फ्रेंडशिप बोल दो, प्यार बोल दो, ट्रस्ट बोल दो, दोनों को एक दूसरे पे वो सारी वैल्यूज दिखती है, प्यार दिखता है, ट्रस्ट दिखता है, फ्रेंडशिप दिखती है। वेयरएज कस्टर्ड वाला जो कैरेक्टर है अपना ड्रैगन, वहाँ हम देखते हैं कि ड्रैगन के साथ उसका जो ओनर है बेलिंडा, कोई बॉन्ड नहीं है, ना बेलिंडा लव्स हिम दैट मच, ना बेलिंडा ट्रस्ट्स हिम दैट मच, सब लोग इसको धिक्कारते रहते हैं। तो कस्टर्ड को भी इनके लिए या इनके साइड से कोई अलग सा फ्रेंडशिप वाला एस्पेक्ट नहीं दिखता है। ठीक है,
तो रिलेशन बिटवीन मैन एंड एनिमल कैन बी ब्यूटिफुली इलस्ट्रेटेड थ्रू द पोम एंड द स्टोरी ऑफ मिचबिल द ओटर। बोथ देख रहे हो एक बारी, चैप्टर का नाम, पोएट का नाम, चैप्टर का नाम, राइटर का नाम। Both works highlight the themes of trust and friendship in different context. जो poetry है इसमें the dragon who is initially seen as coward ultimately shows bravery when his friends are in danger. This act of courage builds trust among the characters. पहले nobody had the value of trust. Nobody trusted the dragon. लेकिन जब प्रॉब्लम के समय में वो ड्रैगन ही एक्ट किया, ड्रैगन ने ही सबको बचाया, दैट इज व्हेन अल्टीमेटली दे शोड द एक्ट ऑफ ट्रस्ट। सिमिलरली मिचबिल द ओटर जो चैप्टर है इसमें द बॉन्ड बिटवीन द ऑथर एंड मिचबिल डेमोन्स्ट्रेट्स डीप ट्रस्ट एंड कंपेनियनशिप। ये दोनों में बहुत प्यार है। The author's playful nature and loyalty reflects the joy and emotional connection that can exist between humans and animals. Both narratives emphasize that these relations are built on mutual respect and understanding only. ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आओ। External attributes are temporary and fades away with time. Discuss with reference to the chapter Necklace for Anne Gregory and Sermon at Banaras. क्या है? बाहरी चीजें, एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स टेम्पररी होते हैं, बाहर से देख के जो अच्छा लगता है बाहरी चीजें होती है वो क्षण भर है, टेम्पररी है, टाइम बिंग के लिए, एंड दैट फेड्स विद टाइम। फॉर एग्जाम्पल जो नेकलेस का चैप्टर है उसकी खूबसूरती बहुत सुंदर थी, प्रिटी थी मटिल्डा, तो उसको अपने खूबसूरती पे घमंड था कि यार मुझे तो लग्जरी के साथ जीना चाहिए ये वो। अब खूबसूरती टाइम के साथ फेड हो जाती है, जैसे उस 10 साल के स्ट्रगल में फेड हो गई थी। सिमिलरली एन ग्रेगरी में हम देखते हैं कि भाई मैं ब्यूटीफुल हूँ, आई हैव ब्यूटीफुल हेयर, ठीक है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट टाइम। अगर मैंने हेयर कलर चेंज कर दिया तो शायद मैं ब्यूटी स्टैंडर्ड से अलग हो जाऊंगी, तब मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा। ठीक है, वैसे ही सर्मन एट बनारस में आप कैसे कह सकते हो कि एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स और टेम्पररी फेड्स विद टाइम। ये जो हमारा प्रिंस था सिद्धार्थ गौतम, उन्होंने राज्य के बाहर, मतलब अपने पैलेस के बाहर स्टेप आउट ही नहीं किया था, तो उनको पता ही नहीं था कि दुनिया में दुख भी है, दर्द भी है, पीड़ा भी है, उनको सब अच्छा दिखता था। लेकिन वेरी सून बाय द एज ऑफ 25 यू रियलाइज कि देयर आर टू मेनी सफरिंग्स इन दिस वर्ल्ड। तो हैप्पीनेस इज टेम्पररी, सैडनेस ज़्यादा दिखता है आसपास हर जगह अगर आप दुनिया घूम के देखो। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड एक आंसर ये आपका आज का टास्क होगा, आज के सुबह का टास्क होगा होमवर्क। आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हो, इंट्रोडक्शन के लिए मैंने एक लाइन छोड़ दी है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन तो मैंने समझाते मैराथन के टाइम पर लाइव ही समझा दिया था। ठीक है, तो ये हम डिस्कस नहीं करें, सवाल को देख लो कि प्रॉपर पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। अमांडा की मम्मा एंड बेबी सीगल की मम्मा, इनके पेरेंटिंग स्टाइल्स पे कमेंट करो, कौन सा सही कौन सा गलत, ये अप्रोच सही है, रखना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए। अब आते हैं कुछ थीमेटिक क्वेश्चंस पे, जिस चैप्टर से थीम बेस्ड क्वेश्चंस भी बनने के चांसेस है। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो से बन जाता है कि कैसे वी सी स्मॉल एक्ट ऑफ नेचर कैन ब्रिंग अबाउट अ गुड बिग चेंज। ठीक है, तो हीलिंग पावर ऑफ नेचर का यूज करके वो आंसर बन सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल मोमेंट्स, कैसे हम छोटे छोटे मोमेंट्स को, या जैसे फॉर एग्जाम्पल हवा बहने लगी है ना, ऑटम सीजन में अगर हवा बहने लगी, हम उस टाइम पे एक बार के लिए भी बाहर जाके पतझड़ को नहीं देखते हैं, उस हवा को महसूस नहीं करते हैं, है ना, बिकॉज दोज कैन ऑल्सो चेंज योर मूड। नेचुरल एलिमेंट्स आर नॉट नेगेटिव और पॉजिटिव, ह्यूमन टैग्स have been given to natural things and nature से related things। हमने ही कौवे को नेगेटिव बोला है, हमने ही हेमलॉक ट्री को नेगेटिव बोला है। ठीक है, भगवान ने नहीं बोला है, क्योंकि भगवान को नेगेटिव लगता तो वो शायद उन चीज़ों को क्रिएट ही नहीं करते कि ये हार्मफुल है, इनको मत करो। ऑप्टिमिस्टिक व्यू कैसे हर इंसान का होना चाहिए, यू शुड हैव अ ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक ऑफ लाइफ। फायर एंड आइस का स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ह्यूमन इमोशंस कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, डिजायर एंड हेट्रेड आर डिस्ट्रक्टिव, अगेन कोरिलेटेड है ये। इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग कंट्रोल ओवर आवर इमोशंस एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर वैनिटी, डिस्ट्रक्शन लिटरली एंड इमोशनली। इस पोएट्री के थीम्स को हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो थीमेटिक बेस्ड क्वेश्चन अगर बने 4 मार्क के मिनिमम बनेंगे, तो क्या क्या की पॉइंटर्स आपको डालने हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। आपको मैं प्रोवाइड कर दे रही हूँ हर चीज, सवाल के हिसाब से आंसर करना। अमांडा का बन गया, तो क्या क्या पॉइंटर्स है, फ्रीडम एंड स्पेस रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल्स,
ठीक है, कैसे उसकी मम्मी हमेशा ही नैग करती रहती थी, लीडिंग टू द चाइल्ड गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर पेरेंटिंग, ओवर पेरेंटिंग करना भी बच्चे के लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। चैलेंजेस दैट चिल्ड्रन फेस एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस, ठीक है, अगर कंटिन्यूअसली सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से पेरेंट्स बोलने लगे ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, बच्चे को अपने हिसाब से थोड़ा भी स्पेस नहीं देते हैं कि बच्चा थोड़ा लेट ले, ऐसे बैठ ले, नहीं सीधा बैठो, ये करो, दैट लीड्स टू द चाइल्ड्स इमोशनल ब्लॉकेज, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते खुद को। सोसाइटी एंड इट्स एक्सपेक्टेशंस, एंड लास्टली आउटकम ऑफ सिवियर कंट्रोल एंड कैप्टिविटी। आते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट में, विच आर द पोएटिक एलिमेंट्स। पोम के कुछ कुछ क्वेश्चंस है, ज्यादा नहीं मैं दिखाऊंगी, पोम के कुछ कुछ क्वेश्चंस या एस्पेक्ट्स है जिनसे सवाल बन सकते हैं। अगेन तो डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस से रिलेटेड इमेजरी एंड सिंबल वाले सवाल बन सकते हैं, ठीक है। इन चैप्टर्स में इमेजरी कौन सी है, सिंबॉलिज्म्स कौन सी है। इमेजरी डस्ट ऑफ स्नो में क्या क्या है, क्या क्या है वहाँ पे, स्नो का इमेज बन रहा है प्योरिटी कामनेस का, क्रो का नेगेटिव इमेज बन रहा है, हेमलॉक ट्री का नेगेटिव इमेज बन रहा है ना, ये सारी नेगेटिव इमेजरीज है जो आपको दिख रही हैं, विजुअली इमेजिन कर सकते हो। क्या है सिंबॉलिज्म्स, क्या है, कौआ और हेमलॉक ट्री आर सिंबल्स ऑफ बैड ओमेन। वैसे ही द स्नो डस्ट, स्नोफ्लेक, स्नो डस्ट इज अ सिंबल ऑफ पीस या हैप्पीनेस या बेटरमेंट ऑफ मूड। तो सेम आ जाएगा हमारा फायर एंड आइस के लिए भी। फायर एंड आइस में मेन इमेजरी क्या है, आग एंड बर्फ इमेजरी, अगर लिटरल मीनिंग लेते हो, एंड उसके साथ साथ सिंबल क्या है, आग डिजायर, एंगर, इतने सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करता है, सिंबलाइज करता है। आग के साथ साथ आइस सिंबलाइजेज अ लॉट ऑफ हेट्रेड, जेलसी एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट मनी इज एक्सटर्नल, इससे सवाल बन सकता है, ठीक है, कि बॉल पोएट्री में मनी इज एक्सटर्नल, ठीक है। तो मनी आपको वो इमोशंस, वो मेमोरीज वापस लाके नहीं दे सकती है जो आप किसी चीज को खोने से गवा देते हो। तो आपको इसी कोट को लेके मनी इज एक्सटर्नल, कमेंट विद रेफरेंस टू द चैप्टर बॉल पोएट्री। एक और क्या है, डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ लॉस एज शोन इन द अबव पोएम। एक हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ लॉस एंड नीड टू मूव ऑन, दूसरा हो गया मनी इज एक्सटर्नल। ये दोनों चीजें ही जरूरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कमेंट विथ रेफरेंस टू द चैप्टर टाइगर इन द जू एंड डिस्कस द थीम्स ऑफ फ्रीडम एंड कैप्टिविटी। ये चीज को भी मैंने इतने बार ही समझा दिया है, इतने बार ही समझा दिया, फिर भी देख लो कि फ्रीडम एंड कैप्टिविटी इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएट्री। ये जो टाइगर है अपना, दैट इज केज्ड। FYI, एक सेकेंड रुक जाना, सुन लेना, सारे आंसर्स में कुछ कुछ मैंने पैराग्राफ्स बना दिए हैं जहां पे अंडरलाइन कर रहे हैं, एंड कहीं कहीं मैंने पॉइंटर्स दिए हैं। पॉइंटर्स क्या है, दे आर रेफरेंस टू योर की पॉइंट्स। जहां जहां पॉइंटर्स है वो आपके की पॉइंट्स है, उनको सिंपली छोटे छोटे सेंटेंसेस में फ्रेम करके स्टेटमेंट्स बना दो, सेंटेंसेस बना दो, एंड आपका आंसर पूरा रेडी हो जाएगा। ज़्यादा कुछ लिखने की नीड नहीं है। बस ये याद रखना कि कभी भी इंग्लिश में बुलेट पॉइंट्स में आंसर मत लिखना। आंसर्स हमेशा आपके आंसर्स हमेशा पैराग्राफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए, ठीक है। कभी भी लिटरेचर के आंसर्स बुलेट पॉइंट्स में नहीं होने चाहिए, वो याद रखना। मैंने लिखा है तो आपने भी लिख दिया, नहीं, ये आपको मैंने की पॉइंट्स दिलाए हैं, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप आप सैम्पल पेपर जब सॉल्व कर रहे हो उसमें भी प्रैक्टिस कर रहे हो कि लिटरेचर के की पॉइंट्स को आंसर्स में जो भी की वर्ड्स है, की पॉइंट्स, उसको अंडरलाइन कर रहे हो, ठीक है। और क्या है, एक्सपेक्टेशन ये है कि टाइगर फ्रीली जंगल में घूमेगा, शिकार करेगा, लेकिन हम रियलिटी क्या देखते हैं कि टाइगर को पिंजरे में बंद करके रखा गया है। सो ही होप्स फॉर फ्रीडम, समडे ही विल गेट द फ्रीडम, बिकॉज राइट नाउ ही इज हेल्पलेस बीइंग इनसाइड द केज एंड हिज freedom has been curtailed. And lastly, the tiger's body language shows a huge difference when it is captivated inside the zoo versus when it is outside in the jungle, ठीक है। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देखेंगे। कुछ कैरेक्टर स्केचेस हमने ऑलरेडी, ज्यादातर यहाँ पे जो भी कैरेक्टर स्केचेस के पॉइंटर्स दिखेंगे कि इनसे कैरेक्टर स्केच के सवाल बन सकते हैं, वो सारे हमने 18th 19th दोनों दिन के मैराथॉन्स में कंप्लीट कर लिया है। बट फिर भी आपके लिए, आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे लिस्ट लेकर आ गई हूँ। तो कैरेक्टर्स में लेंचो, फार्मर अपना,
मटिल्डा जिसने नेकलेस खोया, थिंक टैंक एंड नूडल, ब्राइट की मम्मी बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रिफिन हमारा एसेंट्रिक साइंटिस्ट, क्रेजी साइंटिस्ट, बेकर फ्रॉम गोवा, अनिल और हरि सिंह। जो ड्रैगन है उसका कैरेक्टर स्केच नहीं बल्कि उसका फिजिकल जो ट्रेट्स थे, फिजिकल ट्रेट्स, कैरेक्टर स्केच नहीं, फिजिकल ट्रेट्स इंपॉर्टेंट है कि कैसा दिखता था, स्केल्स, नेल कैसा था, डैगर की तरह दांत, फिर आग आता थी मुंह से, नाक से धुआं निकलना, कैसा क्या दिखता था वो इंपॉर्टेंट है। होरेस डैनबी, ऑजिबल वर्सेस मैक्स, कि ऑजिबल दिखता नहीं था, सीक्रेट एजेंट जैसा मोटा सा दिखता है, मैक्स लुक्ड लाइक दैट, लेकिन दिमाग किसका ज्यादा अच्छा था। फिर भोली जिसका कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म भी होता है, वली छोटी सी लड़की जिसको बस जर्नी करनी है, एंड मिचबिल द ओटर। ये कैरेक्टर जरूरी है, इनको स्पेशली एक बारी देख के ऊपर से जब लास्ट मिनट रिवीजन करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, ऊपर से देखते हुए जरूर जाना। अब ये कुछ 2-3 आंसर्स में लेके आई हूँ। सारे कैरेक्टर स्केचेस के पॉइंट्स हमने देखे हैं, हमने मैराथन्स में देखे हैं कैरेक्टर स्केचेस के पॉइंट्स। अब सवाल मेरे पास आए हैं इन 2 दिनों में कि मैम कैरेक्टर स्केचेस के पॉइंटर्स तो आप हमें दे रहे हो, लेकिन उसको फ्रेम कैसे करें आंसर में। की पॉइंट्स आप देते हो, की पॉइंट से आंसर फ्रेमिंग कैसे करें। पुअर फार्मर, हार्ड वर्किंग, इनोसेंट, ये सारे पॉइंटर्स हमने पहले ही देख लिया। तो देखो, लेंचो द प्रोटैगनिस्ट या मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द चैप्टर लेटर टू गॉड, वाज अ पुअर फार्मर who was the only bread earner of the family। वो अकेला ही घर के लिए कमाता था, है ना। He was a simple innocent man and honest who was dependent on his crop for survival। He was very hard working and was strong and sturdy like an ox। जो भी pointers यहाँ आपको दिख रहे हैं ना, उनको ही मैंने simply sentences में, छोटे छोटे sentences में frame करके add कर दिए हैं। बन गया आपका कैरेक्टर स्केच का आंसर। इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस स्टार्ट कर देना कि लेंचो इन द चैप्टर ये रिटन बाय ये, एक सॉलिड स्टार्टिंग हो गया आपका, खत्म। फिर सिंपली पॉइंटर्स, जो भी मैंने की पॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं सारे चैप्टर्स के, सारे कैरेक्टर्स के, थीम्स के, सब चीज के, उनको बस सिंपल सेंटेंसेस में फॉर्म करके आपको लिखना है। उससे ज्यादा काम आपकी है ही नहीं, ठीक है। मटिल्डा का भी सेम है, मतलब मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए कि कैसे पॉइंटर्स को यूज करके सेंटेंस बनी हुई है, इसीलिए मैं यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स लिख के रखी, ठीक है। अच्छा, ग्रिफिन की मम्मी बोले, ब्राइट की मम्मी, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्राइट की मम्मी। इसीलिए मैंने इनका आंसर फ्रेम करके रखा है कि कैसे पॉइंटर्स को यूज करके आंसर बनाना है। ब्राइट की मम्मी का कैरेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सबका हमने देख लिया है, कुछ सॉल्यूशंस भी मैंने जानबूझ के बना के रखे ताकि बार बार आप रेफर कर पाओ सेल्फ स्टडी के टाइम पे कि अच्छा ये अगर कैरेक्टर स्केच है, अगर ये की पॉइंट है तो उससे कैसा सेंटेंस हम बना सकते हैं चैप्टर से रिलेट करके, ठीक है। कुछ अगर कहीं से टाइटल जस्टिफिकेशन की क्वेश्चंस आए तो वो कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी हो सकता है कि व्हाट डज द चैप्टर मीन बाय सेइंग ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, तो हमें पता है ट्रायम्फ मतलब सक्सेस, विक्ट्री, जीत ऑफ अ सर्जरी, है ना, तो उसका क्या है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में कैसा कैसा है, एक चैप्टर से बन सकता है कुर्ग से, कि कुर्ग जो चैप्टर है डज इट प्रमोट टूरिज्म, या कुर्ग नाम जो दिया गया है चैप्टर को, इज इट एप्ट। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें हम पूरे कुर्ग के ही बारे में पूरा चीज पता करते हैं ना। बेकर फ्रॉम गोवा जो नाम दिया गया है, क्या ये सही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस गांव में बेकर मतलब गोवा के गांव में बेकर्स की इंपॉर्टेंस, बेकर्स क्या करते थे, कैसे क्या लेकर आते थे, कहाँ कहाँ उनकी मतलब उनका क्या अकाउंट्स का सिस्टम होता है, उनकी फैमिली प्रोफेशनल जो प्रोफेशन में थी वो इट प्रॉफिटेबल और नॉट, तो बेकर से रिलेटेड हर चीज हो रही है। तो दैट्स हाउ टाइटल जस्टिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट हियर। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, कि ट्रस्ट करना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, शुड यू ट्रस्ट एनीबडी एंड एवरीबडी, कमेंट जस्टिफाई द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर रेफरिंग टू वो कहानी। नेकलेस, इस एक फेक नेकलेस को लेके ही पूरा स्ट्रगल, बेचारा मिस्टर जो लॉयसल था उसको भी स्ट्रगल करना पड़ा अपनी बीवी के चलते। एंड लास्टली बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इसका तो आराम से बन सकता है कि हाउ डिड अ बुक, अ सिंपल नर्सरी बुक, सेव द एंटायर अर्थ फ्रॉम अ मार्जिनल इन्वेंशन, तो वो टाइटल जस्टिफिकेशन क्वेश्चन होता है, ठीक है। आपके लिए की पॉइंटर्स बने हुए हैं कि अगर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का आया तो कैसे इसको आप जस्टिफाई कर सकते हो।
ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का आया, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का आया, तो कैसे उसको जस्टिफाई करोगे, टाइटल जस्टिफिकेशन, नेकलेस का टाइटल कैसे जस्टिफाई करोगे, पूरा हर चीज पॉइंटर बाय पॉइंटर मेंशन्ड है, ठीक है। आपको उन्हीं की पॉइंट्स को यूज करके, जैसे मैंने कैरेक्टर स्केच में आपको दिखाया कि की पॉइंट्स के साथ सिंपल सेंटेंसेस में आंसर फ्रेम करना है, और इंट्रोडक्शन, हर आंसर की इंट्रोडक्शन में कैसे स्टार्ट करोगे, इन द चैप्टर नाम रिटन बाय ऑथर, ठीक है। अगर कैरेक्टर स्केच है तो चैप्टर कैरेक्टर का नाम पहले लिखता है लेंचो, फ्रॉम द चैप्टर ये, रिटन बाय ये, शो केसेस द स्किल्स, या इज सीन टू बी अ पुअर फार्मर, या जैसे जैसे है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। मिलेंगे आज शाम फॉर द महा ग्रामर मैराथन। तैयार रहना दोनों कोर्सेज के बच्चों, कोर्स ए एंड कोर्स बी। टिल देन कीप स्टडिंग, सेल्फ स्टडी करते रहो, प्रिपेयर करते रहो। साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया। बाय बाय गाइस, टेक केयर। ढेर से ढेर सारा प्यार।